जोग्राफी ऑफ बायोलॉजी। आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 तक हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर 9 है बायोमॉलिक्यूल्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैरा कुछ नहीं है। फर्स्ट पैरे में मेन चीज़ नहीं होता, इसलिए हम फर्स्ट पैरा बता रहे हैं। फोकस करना चाहिए हमको, ज़्यादा कुछ होता नहीं। वैसे अगर आप रिवाइज करना रीड करना चाहते हैं रीड कर सकते हैं बुक से। एक बार रीड करने में कुछ जाता नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। How to analyze chemical composition? We can continue asking in the same way that what type of organic compounds are found in living organisms. How does one go about finding the answer? To get an answer, one has to perform a chemical analysis. We can take any living tissue, a vegetable or a piece of liver, etc., and grind it in ट्राइक्लोरोएसिटेट एसिड। एक टिश्यू को लेके उसको हमको ग्राइंड करना है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, जो कि Cl3 और COOH होता है। यूजिंग अ मोटर एंड अ पेस्टल we obtain a thick slurry. If we were to stain this through a cheesecloth or cotton, we would obtain two fractions में देखने को मिलेगा। One is called the filtrate और filtrate मिलेगा, उसको हम more technically बोल सकते हैं the acid soluble pool, and second retentate मिलेगा, जिसको हम acid insoluble fraction भी बोल सकते हैं। Scientists have found thousands of organic compounds in the acid soluble pool. In higher classes, you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. It will suffice to say here that one extracts the compounds in subjects the extract to various separation techniques till one has separated a compound from all other compounds. इसमें compound को separation के बारे में थोड़ा बताया गया है। In other words, one isolates and purifies a compound. Analytical techniques, when applied to the compound, give us an idea of the molecular formula and the probable structure of the compound. इससे हम molecular formula और उसका structure भी बता सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। All the carbon compound that we get from living tissue can be called biomolecules. जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं बायोमोलिक्यूल्स कह सकते हैं उसको। However, living organisms have also got inorganic elements and compounds in them. इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी देखने को मिलता है उसमें। ठीक, हाउ डू वी नो दिस, इसके बारे में कैसे पता चलेगा? अ स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव experiment has to be done. One weigh a small amount of a living tissue, say a leaf or liver, and this is called wet weight. इसे wet weight बोलेंगे। पहले उसको ड्राई में जब हो रहा तब मतलब उसको पहले वेट उसको नापेंगे ड्राई पोजीशन में। जब ड्राई रहेगा उसको फिर ड्राई करना है और द वाटर एवापोरेट, सारे पानी उसको निकाल देंगे। उसमें उसके लिए पानी पाई जाती है उस सेल में, टिश्यू में। द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट। Now if the tissue is fully burned, उसको ऊपर करके जला देते हैं और द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज, सारे कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो गैस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा या तो वाटर वेपर, इन दोनों फॉर्म में वो निकल जाएगा हमारा कार्बन कंपाउंड। एंड आर रिमूव्ड, व्हाट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड एस, जो बचा को चलाएगा उसको एस बोलेंगे। दिस एस कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट, और इसमें से इनऑर्गेनिक एलिमेंट पाया जाएगा क्योंकि ऑर्गेनिक एलिमेंट हो जाएगा, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा आर ऑल्सो सीन इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। एसिड सॉल्यूशन फ्रैक्शन होगा उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कंपाउंड जैसे कि सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सब भी देखने को मिल सकता है। ठीक, देयरफॉर एलिमेंट एनालिसिस गिव element composition of living tissues in the form of hydrogen, oxygen, chloride,
कार्बन एक्सेट्रा इन सब फॉर्म में मिलेगा। अगर आप उनको तो कंपेरिजन मिलेगा एनालाइज करने के लिए इन सब फॉर्म में मिलेगा। वाइल एनालिसिस फॉर्म कंपाउंड्स गिव एन आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू। ठीक, तो ये सब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट जो भी पाए जाएंगे उसमें वो बताएगा कि वो जो टिश्यू है वो किस तरीके का है। From a chemical point of view, one can identify functional group like aldehyde, ketone, aromatic compounds। इन सबको हम फाइंड कर सकते हैं। aldehyde, ketone और aromatic compound, इसको हम केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में होगा ये, तो आपके केमिस्ट्री वाले टीचर पढ़ाएंगे इसको अच्छे से। aldehyde ग्रुप और ketone ग्रुप एंड aromatic compounds क्या होते हैं एक्सेट्रा। बट फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी शैल क्लासीफाई देम इनटू अमीनो एसिड, न्यूक्लिक बेसिस एंड फैटी एसिड एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों में इसको हम क्लासीफाई करेंगे। इसमें केमिस्ट्री से हट के यहाँ पे हम बात करेंगे बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप। अमीनो एसिड को ऊपर पढ़ने जा रहे हैं। अमीनो एसिड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें हमें अमीनो ग्रुप देखने को मिलेगा और एसिडिक ग्रुप देखने को मिलेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं ऑन द सेम कार्बन, एक ही कार्बन पे। और एक अल्फा कार्बन होगा, हेंस मतलब अल्फा कार्बन पे ही, हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड भी बोल सकते हैं। दे आर सब्स्टिट्यूएंट मीथेन्स, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी हो सकता है यहाँ पे। देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाई द 4 वैलेंसी पोजीशन। 4 सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिलेगा कार्बन के 4 वैलेंसी के लिए। दीज आर हाइड्रोजन, उसमें एक हाइड्रोजन होगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और एक अमीनो एसिड होगा, और फिर वेरिएबल ग्रुप्स होगा ऑफ आर ग्रुप, मतलब इसमें मीथेन जो भी होगा, कार्बन CH3 CH2 ऐसा करके ये जितने ले सकते हैं आप। Based on the nature of R group, there are many amino acid। ठीक, उसमें R ग्रुप पे डिपेंड करेगा क्योंकि तीनों चीज़ तो सेम होता है सब में, ये R ग्रुप भी डिफरेंट होता है। तो यही डिसाइड करेगा कि कौन किस तरीके का वो ग्रुप अमीनो एसिड बनेगा। However, those which occur in protein are also of 2 type। जो प्रोटीन देखने को मिलेगा वो भी 2 तरीके के होते हैं। 20 टाइप होते हैं, 20 तरीके के प्रोटीन होते हैं, 21 type। There are the R group is in these proteinous amino acids could be a hydrogen। The amino acid is called glycine। हाइड्रोजन हो सकता है, तो उस अमीनो एसिड को हम बोलेंगे ग्लाइसिन। जब मिथाइल होगा तो उसको एलेनिन बोलेंगे। जब हाइड्रोजन होगा तो ग्लाइसिन, मिथाइल होगा तो एलेनिन, और हाइड्रोक्सिल मिथाइल होगा तो सीरीन। ऐसे बहुत सारे होते हैं। 3 of 21 शो, मतलब 3 इसमें दे रखा है हमारे फिगर में। फिगर 9.1 में अभी देखते हैं। फिर आते हैं द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स आर एसेंशियली ऑफ द अमीनो कार्बोक्सिल एंड द आर फंक्शनल ग्रुप। जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होगी अमीनो एसिड की, वो अमीनो कार्बोक्सिल एंड आर फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करेगा। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक, इन सब चीज़ों को कितने उसमें अमीनो एसिड के नाम पाए जाते हैं, कितने कार्बोक्सिल ग्रुप हैं। देयर आर एसिडिक भी मिल सकता है, जैसे ग्लूटामिक एसिड हो गया, और बेसिक मिल सकता है लाइसिन। न्यूट्रल वैलिन हो गया, न्यूट्रल है अमीनो एसिड। ठीक, ऐसे मिल सकते हैं। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड भी देखने को मिलेगा। ट्राइसिन हो गया, और फिनाइलेनिन हो गया, फिनाइलेनिन और ट्रिप्टोफैन। A particular property of amino acid is the ionizable nature of NH2। जो इसकी प्रॉपर्टी है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है अमीनो एसिड की, वो ionizable नेचर होती है ऑफ NH2 एंड COOH।
amide and zero OH पर. Hence, in solution of different pHs, the structure of amino acid changes. pH जैसा pH होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट तरीके से चेंज हो सकता है स्ट्रक्चर के हिसाब से. तो जिस हिसाब से देखते हैं तो यह हमारा सी कार्बन, इसका एक वैलेंसी H से दिखाया गया है, दूसरी वैलेंसी R से, और तीसरी जो है COOH, और चौथी जो है वो NH3+. इसमें भी ऐसी है, पर इसमें ये जो है माइनस है और इसमें प्लस है. यहाँ पे इसमें माइनस है और इधर कुछ भी नहीं है, तो इस पर प्लस है. तो ये जो प्लस यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे माइनस आ जा रहा है, और इस पर प्लस माइनस दोनों चीज़ है. तो इस चीज़ को हम बोलते हैं जो बी वाला, जिसमें दोनों चीज़ देखने को मिलेगा, प्लस भी और माइनस भी, दोनों कैरेक्टर दिखा रहा है इसमें, एसिड भी और बेसिक भी. तो इसको हम बोलते हैं ड्यूटेराइन फॉर्मेशन. लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल. जो लिपिड होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं. दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड. सिंपल फैटी एसिड हो सकते हैं. और फैटी एसिड हैज़ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप. जो फैटी एसिड होता है उस पर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो कि आर ग्रुप से अटैच होता है. द आर ग्रुप कुड बी अ मिथाइल हो सकता है, और इथाइल भी हो सकता है, और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स. ठीक, 1 कार्बन टू 19 कार्बन, एक कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक कितने भी हायर ग्रुप के बन सकते हैं इसमें आर की जगह पे. फॉर एग्जांपल, पाल्मिटिक एसिड हैज़ 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन. ठीक, कार्बोक्सिल कार्बन को इंक्लूड करके 16 कार्बन देखने को मिलता है पाल्मिटिक एसिड में. 16 कार्बन. एराकिडोनिक एसिड में है 20 कार्बन एटम होता है कार्बोक्सिल कार्बन को इंक्लूड करके. फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विद डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड विद वन और मोर बॉन्ड. मोर कार्बन मतलब फैटी एसिड होता है वो सैचुरेटेड हो सकता है जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, और अनसैचुरेटेड होता है जिसमें डबल बॉन्ड देखने को मिल सकता है. फिर है अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राईहाइड्रोप्रोपेन. ये ट्राईहाइड्रोप्रोपेन होता है. मेन लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. जो मेन लिपिड होता है उसमें ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड दोनों देखने को मिलता है. हियर द फैटी एसिड आर फाउंड ester with glycerol. They can be then monoglyceride, diglyceride and triglyceride. ये मोनोग्लिसराइड देखने को मिल सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड भी मिलते हैं. These are also called fats and oils based on melting point. फैट एंड ऑयल भी डिपेंड कर सकते हैं, मतलब बन सकता है, फॉर्म में भी सकता है. उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है वो. ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट. जो ऑयल होता है उसके में लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिंजली ऑयल और चीज़ें. एंड हैंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर के समय वो पोजीशन आएगा. कैन यू आइडेंटिफाई फैट फ्रॉम द मार्केट? सम लिपिड हैव phosphorus and phosphorylated organic compound in them. These are phospholipids. They are found in cell membrane. सेल मेम्ब्रेन में जो होता है लिपिड उसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड. और लेसिथिन is one example. Some tissues, essentially the neural tissue, have lipid with more complex structure. न्यूरल टिश्यू के पास लिपिड होता है जिसमें वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है. Living organisms have a number of carbon compounds in which heterocyclic ring can be
फाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स मिल सकता है, जिसमें कि हाइड्रोसाइक्लिक रिंग मिलता है, हाइड्रोसाइक्लिक रिंग देखने को मिल सकता है। सम ऑफ दिस आर नाइट्रोजन बेस, इसमें नाइट्रोजन बेस होगा, जैसे कि एडेनिन होगा, गुआनिन, साइटोसिन, एंड्यूरेसिल और थायमिन। व्हेन फाउंड अटैच्ड टू अ शुगर, जब शुगर के साथ ये अटैच होता है, शुगर के साथ अटैच होने के बाद उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोल देते हैं। If a phosphate group is also found asterized to the sugar, then they are called nucleotides. जब वो फॉस्फेट ग्रुप उसमें जुड़ जाता है तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, जैसे कि एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडिन, यूरिडिन और साइटिडिन न्यूक्लियोसाइड रहता है। एडिनाइलिक एसिड, जो एडिनाइलिक एसिड होता है, थाइमिडाइलिक एसिड हो गया और गुआलिक एसिड हो गया, यूरिडिलिक एसिड हो गया और साइटिडिलिक एसिड हो गया। इसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो आरएनए और डीएनए होते हैं। डीएनए आरएनए फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए आरएनए जो फंक्शन होता है वो जेनेटिक मटेरियल जैसा काम करता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखे हैं। शुगर का स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड है, जब इसमें H लगा होगा सिर्फ हाइड्रोजन तो ग्लाइसिन, जब इसमें CH2 लगा होगा तो लेनिन और CH2 होगा चलेगा ग्लाइसरीन। फैटी एसिड ग्लाइसरॉल और ट्राइग्लाइसराइड। फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। कोलेस्ट्रॉल, ये फैट और ऑयल के भाग हैं दोनों। ऑयल को हम लिपिड भी बोल सकते हैं। फिर है एडेनिन जो कि प्यूरिन है, एडिनोसिन और एडिनाइलिक एसिड। यूरेसिल को हम पायरिडिन भी बोलते हैं। और यूरिडिन हो गया, ये नाइट्रोजन बेस हो गया, ये न्यूक्लियोसाइड हो गया, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। फिर हम आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स the most exciting aspect of chemistry deals with isolating thousands of compounds, small and big, from living organisms. बहुत ज़्यादा मज़ा हो रहा है। Mining their structure and, if possible, synthesizing them. If one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds, including amino acids, sugar, and etc., for reasons that are given in section 9.10. इस सेक्शन में दे रखा है। We can call these biomolecules as metabolites in animal tissues. One notices the presence of all such categories of compounds shown in figure 9.1. अभी देखते हैं उसको। These are called primary metabolites. However, when one analyzes plant, fungal and microbial cells, one would see thousands of compounds other than these called primary metabolites. Example: alkaloids and flavonoids, rubber, essential oil, antibiotics, colored pigment, sands, gums, species. These are called secondary metabolites. इनको secondary metabolites बोलते हैं. While primary metabolites have identifiable function, जो primary metabolites होंगे उसको identify करने के लिए कुछ उस पर characters देखने को मिलेगा. Function and play known roles in normal physiological processes. We do not at the moment
अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के हमें सारे फंक्शंस पता नहीं है, ठीक। इन होस्ट ऑर्गेनिजम्स however many of them are useful to human welfare, बहुत से जो है ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़फुल करने लायक हैं, जैसे कि रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट एंड पिगमेंट्स। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस, कुछ इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस भी है इन द लेटर कैरेक्टर्स एंड ईयर्स। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस लेटर चैप्टर्स हैं, ओके। लेटर चैप्टर में हम इसको देखेंगे। फिलहाल ये जो 9.3 में हमें दे रखा है सब मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में, ऊपर भी कोई ठीक है, कोई शायद यहाँ पे ये 9.1 शायद छूट गया। टेबल 9.1 में क्या दे रखा है, कंपैरिजन दे रखा है एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर में जो जो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, एक तरफ एलिमेंट है, एक तरफ हमारा ऑर्गेनिज्म एलिमेंट है, दूसरी तरफ है परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट। एक अर्थ क्रस्ट में कितना मिलेगा और एक ह्यूमन बॉडी में। तो हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन जो है अर्थ क्रस्ट में 0.15 है और ह्यूमन बॉडी में 0.5 है। हाइड्रोजन मतलब हमारे बॉडी में ज़्यादा है अर्थ क्रस्ट से भी परसेंटेज के मामले में। कार्बन जो है 0.03 है अर्थ क्रस्ट में और 18.5 है ह्यूमन बॉडी में। ऑक्सीजन 46.6 और ह्यूमन बॉडी में 65.0। नाइट्रोजन जो है बहुत कम पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, ह्यूमन बॉडी में 3.3। सल्फर 0.03 है अर्थ क्रस्ट में। सोडियम 2.8 है। कैल्शियम 3.6 है अर्थ क्रस्ट में। मैग्नीशियम 2.1 है अर्थ क्रस्ट में। सिलिकॉन 27.7 है। और जो सोडियम है ह्यूमन बॉडी देखते हैं, सल्फर जो है 0.3 है, सोडियम 0.2, कैल्शियम 1.5, मैग्नीशियम 0.1 एंड सिलिकॉन नेग्लिजिबल मतलब नाबाद। फिर यहाँ पे एक और लिस्ट रखी है, लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यूज़, मतलब टिश्यू में क्या क्या बनाते हैं। तो कंपोनेंट यहाँ पे और एक फॉर्मूला है। कंपोनेंट हो गया सोडियम जिसका फॉर्मूला है Na+, सिंबल है मतलब सिंबल। पोटेशियम हो गया, ये है कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, NaCl और CaCO3, PO3-, PO4 3- and SO4 2-। आगे वाला एक तरफ पिगमेंट है, यह हमारा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। पिगमेंट्स हैं कैरोटीनॉइड और एंथोसायनिन एक्सेट्रा। अल्केनॉइड्स हो गया मॉर्फिन, कोडिन एंड एक्सेट्रा। उसके टर्पेनॉइड्स हो गया मोनोटर्पेन्स, डाइटर्पेन्स एक्सेट्रा। एसेंशियल ऑयल्स हो गया लेमन ग्रास ऑयल एक्सेट्रा। फिर टॉक्सिन देखते हैं एक्ब्रेन और लाइसिन, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गए हैं जो भी हमारे टिश्यू में देखने को मिलेगा। लैक्टिन्स हो गया कैनकानावा वलिन ए, ड्रग्स हो गया विम्ब्लास्टेन, कर्कुमिन एक्सेट्रा एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस रबर, गम्स एंड सेलुलोज। इसके बाद बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स। There is one feature common to all those compounds found in acid soluble pools। एक फीचर होता है जो कॉमन होता है जो भी हम एसिड सॉल्युबल पूल में देखने को मिलेगा। एक फीचर होता है इसमें कॉमन होता है, दे हैव मॉलिकुलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 to around 800 Dalton approximately। The acid insoluble fraction has only 4 type of organic compounds। जो insoluble पैटर्न फ्रैक्शन था उसमें 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल है प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। These classes
of compounds with the exception of lipids have molecular weights in the range of 10,000 डाल्टन एंड अबव। इसमें क्या होगा, 10 डाल्टन से ज़्यादा का वेट होगा इनका, इनमें जो लिपिड देखने को मिलेंगे। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स एग्जाम्पल chemical compound found in living organisms are of two types। दो तरीके के होते हैं। वन, those which have molecular weight less than 1000 डाल्टन, 1000 डाल्टन से कम होता है जिसका, एंड आर यूजुअली रेफर टू एज, जिसको हम माइक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं और सिंपल बायोमोलिक्यूल्स कह सकते हैं। while those which are found in the acids insoluble fraction, और जो कि माइक्रोमोलिक्यूल कहलाते हैं और बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, जिनका 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है वेट। The molecules in the insoluble fraction with the exception of lipid and polymeric substances, ये वो हैं जो छने नहीं थे फूल में क्रश करने के बाद, ग्राइंड करने के बाद। polymeric substances, then why do lipids whose molecular weights do not exceed 800 डाल्टन। इसमें सवाल पूछा गया है कि जो मॉलिक्यूल्स इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में था विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड को छोड़ के, जो इनसॉल्युबल था, मतलब लिपिड क्यों नहीं आया था, जबकि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन से कम है, फिर भी वो क्या कहते हैं ऊपर क्यों रहेगा, कम अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। मतलब ऐसे जब वो छाना क्या था तो छानने में ऊपर ही क्यों रहेगा, नीचे क्यों नहीं आना था। अभी देख रहे हैं कुछ देर पहले रिटेंटेंट और जो सॉल्युबल एसिड इनसॉल्युबल और एसिड सॉल्युबल देखे थे, वही बता रहा है। अब यहाँ पर आंसर दिया गया, लिपिड इज इंडेड स्मॉल मोलिकुलर वेट, स्मॉल मोलिकुलर वेट तो है उसका, बट कंपाउंड एंड रिप्रेजेंट नॉट ओनली as such but also arranged into structure like cell membrane के स्ट्रक्चर में भी देखने को मिल सकता है वो, एंड अदर मेम्ब्रेन्स में भी। तो when we grind the tissue, जब हम उसको ग्राइंड किए थे, we are disrupting the cell structure कर दिया तो उसको डिस्टर्ब कर दिया था। cell membrane and the other membrane are broken into pieces and form vesicles बना दिया उन्होंने, which are not water soluble और water soluble नहीं होते। Therefore these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool, जिसके वजह से वो ऊपर रह गए थे, and hence in the macromolecular fraction, और वो मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में देखने को मिलेगा इसकी वजह से ही, क्योंकि वो क्या होता है कि जब लिपिड टूट जाते हैं तो उसका जो एक होता है ना, जो पानी से जड़ने वाला हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है उसका टेल एरिया जो होता है, तो वो हाइड्रोफोबिक की वजह से वो ऊपर रह गया था, छन नहीं पाया था। लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, इसलिए तो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते हैं। द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, रफली बताता है द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैगमेंट, वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैगमेंट बन जाता है जो ऑर्गेनल्स निकलता है। टुगेदर एक साथ they represent the entire chemical composition of living tissue or organisms. In summary बताते दर्शाते हैं, if we represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view and arrange them class-wise, we observe that water is the most abundant chemical in living organism। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला केमिकल होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पे हमारे पास टेबल एंड कंट्रोल है, इसमें एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल हमारे दे रहा है, कंपोनेंट एक तरफ है और एक तरफ परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास के आधार पे। वाटर है 70 to 90%, प्रोटीन है 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2% होता है, न्यूक्लिक एसिड 3 से 5 से 7% और आयंस जो है वो 1%। ओके, उसके बाद प्रोटीन है। अभी फ़िलहाल लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे, बहुत जल्द हम प्रोटीन से पढ़ना शुरू करेंगे। से यहाँ तक फिर से अगर रिवाइज़ करिएगा समझ में आया हो
ऑनलाइन सेमेस्टर बहुत जल्द आ जाएगा, और अब तक के जितने भी लेक्चर हैं उसको भी रीड करिए, स्टडी करिए, बार बार उसे भी रिवाइज करते रहें और ट्राई करते रहें और ट्राई बेस्ट।